हेलो गाइस, दिस इज आशिम मिश्रा के मैं विद माय चैनल योर्स मेडिकोज लाइब्रेरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम नए टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इस वीडियो में हम मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर। और लेटर ऑन आगे के वीडियो में मैं धीरे धीरे डिटेल में जाऊंगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, और उसमें क्या कौन से ड्रग्स एक्ट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आएगी गाइस, जैसे कॉलिनोमिमेटिक और बहुत सारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये एक्ट होता है और कैसे इसका मैकेनिज्म शो होता है। मैकेनिज्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी में, जो हमें हेल्प करता है कि ड्रग्स के एक्शन को समझने के लिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में मैं उसके मैकेनिज्म और उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताऊंगा। क्योंकि गाइज, बिना कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझे बिना आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है, कौन से नर्व से कहाँ से निकलते हैं, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन गाइस। अब आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो इसका काम मेनली होता है कि जो फंक्शंस होते हैं जो हमारे हाथ में, जो हमारे बस में नहीं है, उसको मेंटेन करता है। मतलब कि जो होम्योस्टासिस है बॉडी का, जो बॉडी में जो एसिड बेस या जो नॉर्मल फंक्शनिंग की जो प्रक्रिया रहती है, जो मैकेनिज्म रहता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है ये। और ये मेनली इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाली, वो है इनवॉलेंट्री और होम्योस्टासिस। मतलब कि जो हमारे वश में नहीं है, जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उस फंक्शन को ये मेनली कंट्रोल करता है, और ये कंट्रोल करके हमारे बॉडी में होम्योस्टासिस मेंटेन करता है। अब आते हैं कि ये फंक्शन, और ये मेनली कैसा होता है कि ये एक ऐसे फंक्शन होता है जिसको हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमें, जैसे कि हमें कोई कंट्रोल करने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ये ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलेंट्री होता है। दूसरा होता है हार्ट रेट कंट्रोल करना। तीसरा होता है रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल करना। और चौथा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन को कंट्रोल करना। ये सब चीज़ें इनवॉलेंट्री होती है और ये हमारे वश में नहीं होता। अब आते हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें इसे कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि जो हमारे बॉडी में जो एक्सट्रीम कंडीशन आती है, जो अनफेवरेबल कंडीशन आती है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको फेवरेबल कंडीशन में लाने के लिए और होम्योस्टासिस मेंटेन करने के लिए ये फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ये सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। और गाइस, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, फर्दर क्लासीफाइड होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो ये एक्टिवेट होता है, मतलब जैसे फियर, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी जो रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वो सब बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में, सिंपैथेटिक वाले कंडीशन में। और जो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में, ये एक रिलैक्सेशन फेज होता है, जो रेस्टिंग फेज होता है। इसमें जितने भी जो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट जो भी हाई हुए हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मलाइज करता है, डिक्रीज करता है। और इसका इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये मेनली हाइपोथैलेमस और अलॉन्ग विद ब्रेन स्टेम कंट्रोल करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एज इफ़ वी स्टार्ट विद फार्माकोलॉजी, सो फार्माकोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे आते हैं, मैंने बताया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इसमें देखो गाइस, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये एक इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये मैं अभी आगे बताऊंगा क्या होता है ये। बस आप अभी ये समझ लीजिए कि जो प्री गैंग्लियोनिक सेल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो अराइज होती हैं फ्रॉम थोरैसिक T1 से लेके लुम्बार 3 तक। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक सेल होते हैं वो अराइज होते हैं क्रेनियल नर्व्स 3, 7, 9 एंड 10, और अलॉन्ग विथ सैक्रल S2, S3 और S4 से अराइज होते हैं। अब आते हैं ऑटोनॉमिक फाइबर। गाइस, इसके दो न्यूरॉन होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। जो प्री गैंग्लियोनिक होता है वो पहले ही होता है, मीन्स जो CNS से अराइज होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है वो प्री गैंग्लियोनिक से कंटिन्यू रहता है, और वो एंड होता है इफेक्टेड सेल में। तो आप देख सकते हैं जो प्री गैंग्लियोनिक है और पोस्ट गैंग्लियोनिक के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। जो रिलीज करता है प्री गैंग्लियोनिक, उसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, और एक्सेप्ट करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक।
और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक और इफेक्टर सेल के बीच में भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आगे बताऊंगा। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक है, तो इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने लायक कि जो सिंपैथेटिक है उसमें जो प्री गैंग्लियन होता है वो शॉर्ट होता है और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में लॉन्ग होता है प्री गैंग्लियन। और वहीं अगर बात करें जो पोस्ट गैंग्लियन में ये अपोजिट हो जाता है, मतलब कि जो सिंपैथेटिक कंडीशन है उसमें प्री पोस्ट गैंग्लियन लॉन्ग रहता है और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में पोस्ट गैंग्लियन शॉर्ट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने लायक और बहुत बेसिक है समझने के लिए। अब गाइज जैसे मैंने बताया था कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो सीएनएस से अराइज होते हैं और अलोंग विथ वो जाके कंटिन्यू होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जाके इफेक्टर ऑर्गन्स में एंड होते हैं। तो इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो मेनली होता है, ये एक तरीके का कुछ भी हो सकता है मेनली, बट होता है एसिटाइलकोलिन, ये मेनली होता है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर और जो इफेक्टर ऑर्गन है उनके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर, और उसको एक्सेप्ट करता है बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। और वहीं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा इफेक्टर ऑर्गन। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक ये टेबल भी बताया है, ये टेबल भी बताया है या बनाया है जो कंपेयर करता है कि क्या है ये। जैसे प्री गैंग्लियोनिक में आप देख सकते हैं कि जो ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स सीएनएस से अराइज होते हैं और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं विथ प्री गैंग्लियोनिक के साथ और वो एंड होते हैं इफेक्टर ऑर्गन में। वहीं आप देख सकते हैं जैसे कि इसका जो सप्लाई होता है प्री गैंग्लियोनिक का वो ऑटोनोमिक गैंग्लियन होता है, और इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर न्यूरॉन्स होते हैं उसका जो सप्लाई होता है वो मेनली जाता है इफेक्टर ऑर्गन पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्री गैंग्लियोनिक में जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि सीएनएस में लोकेट होती है, और वहीं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है उसका जो सेल बॉडी होता है वो लोकेट होता है गैंग्लियन में। अब देख सकते हैं इसका सेल बॉडी मेनली जब अराइज होता है फ्रॉम द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से। और इसमें जो एक्सॉन होते हैं, इसमें जो एक्सॉन होते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में वो माइलिनेटेड होते हैं और टाइप बी होते हैं फाइबर्स, और वहीं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं और उसका टाइप सी होता है। और जैसे मैंने बताया था कि प्री गैंग्लियोनिक सिनेप्स करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक के साथ, और जो पोस्ट गैंग्लियन है वो सिनेप्स करते हैं इफेक्टर ऑर्गन के साथ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो सब कोलिनर्जिक होते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो एड्रीनर्जिक होते हैं। कुछ जो सिंपैथेटिक पार्ट है वो एड्रीनर्जिक होता है और जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है वो कोलिनर्जिक होता है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे की वीडियो में देखेंगे क्या होता है ये। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप कि जो मैंने बताया था प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक अराइज होता है फ्रॉम सीएनएस से और पोस्ट गैंग्लियोनिक अराइज होता है फ्रॉम दी कंटिन्यूड पार्ट ऑफ दी प्री गैंग्लियन से, और वो एंड होता है इफेक्टर ऑर्गन में। तो आप देख सकते हैं गाइज कि जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक का जो कंडीशन है उनके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन ही होता है, वो हर कंडीशन में एसिटाइलकोलिन ही होता है। और आप देख सकते हैं कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, उसमें ये बताया गया है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिम्पैथेटिक और प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के बीच में एसिटाइलकोलिन होता है, और लेटर ऑन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक और इफेक्टर ऑर्गन के बीच में भी एसिटाइलकोलिन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको एक्सेप्ट करते हैं जो इफेक्टर ऑर्गन या इफेक्टर सेल होते हैं उसमें जो रिसेप्टर होते हैं वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं। मैं रिसेप्टर के बारे में आगे के वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है, कौन से टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं और कहाँ कहाँ उसका लोकेशन होता है। अब आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक ये दोनों के बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन ही होता है। और गाइस आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियन होता है वो शॉर्ट है और पोस्ट गैंग्लियन लॉन्ग है, वहीं उसका अपोजिट हमें देखने मिलता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और जैसे मैं बता रहा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो पोस्ट गैंग्लियन होता है वो और अलोंग विथ उसके बीच में जो इफेक्टर सेल है वो दोनों के बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है बाय पोस्ट गैंग्लियन वो होता है नॉरएपिनेफ्रिन, और उसको एक्सेप्ट करते हैं अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। वहीं इसके दो एक्सेप्शन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि
मैंने बताया था प्री और पोस्ट के बीच में, प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन के बीच में जो न्यूरो होते हैं, जो प्री गैंग्लियन रिलीज करता है वो एसिटाइल कोलिन ही होता है। बट गाइस, जो पोस्ट गैंग्लियन या पोस्ट गैंग्लियन और इफेक्टर सेल के बीच में जो न्यूरो होता है वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जी के कंडीशन में एसिटाइल कोलिन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन है जिसको एक्सेप्ट करता है मस्कुलिनिक रिसेप्टर। और ये मेनली कंडीशन में आते हैं स्वेट ग्लैंड में या पेलोइरेक्टल मसल्स में। ये एक्सेप्शन है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक और एक्सेप्शन है कि जो मेनली जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होती है वो रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन, और वो एक्सेप्ट करता है एड्रिनल मेडुला। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक कंडीशन को जो बताया गया है वो एड्रिनल मेडुला को ही पोस्ट गैंग्लियन बताया है। वो लेटर ऑन वो न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन के थ्रू एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट होगा, अल्फा प्लस बीटा रिसेप्टर पर। तो इसमें ये चीज़ है गाइस कि जो एड्रिनल मेडुला है वही पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर के तरीके से काम करता है और वो रिलीज करता है एपिनेफ्रिन, और वो जाके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गाइस एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, जो उसमें मोटर नर्व होता है, उसमें एक और चीज़ समझने वाली बात होती है कि जो मोटर नर्व होता है वो उसके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करते हैं, और वो जाके स्केलेटल मसल्स पर एक्ट होता है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वही चीज़ गाइज इसको मैं एक सिंपल सा डायग्राम के फॉर्म में बताया था, जैसे कि ये आप मैं बता चुका हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। आप इसको एक बार देखेंगे आपको प्रीवियस एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आएगा कैसा क्या है ये। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.